हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लास्ट लेक्चर तक हम लोग बेसिक्स कवर कर चुके हैं, सारा थ्योरेटिकल पार्ट, मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली जो दो आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहे हैं ये हम कवर कर चुके हैं। शेयर, डिबेंचर, शेयर होल्डर का मतलब फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू हमने प्रैक्टिकली भी देखा था एंड हमने डिफरेंसेस समझे थे शेयर और डिबेंचर में क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल समझा, रिजर्व कैपिटल समझा। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, क्या एंट्रीज होती हैं शेयर्स को इशू करने की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम कर रहे हैं जय श्री गणेश प्रैक्टिकल पार्ट का। अब तक आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस तरीके से आगे भी करते जाओ। व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स? तो ये आपके दिल में सवाल काफी टाइम से आ रहा होगा कि यार जब शेयर को इशू करते हो तो एंट्री क्या होती है, तो बता दो। हम कितना थ्योरी में घूमे जा रहे हैं कि हर चीज हमने समझ ली अच्छे से, बट अब यही डायरेक्ट मुद्दे पे फोकस करते हैं कि एंट्री क्या होगी जब हम शेयर इशू करेंगे। अब फिर इसमें एक सवाल आता है कि हम यहाँ पे जो एंट्री सीख रहे हैं ये इक्विटी शेयर के लिए कि प्रेफरेंस शेयर के लिए है? द आंसर इज दोनों शेयर्स के लिए है, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। भाई भूल जाना कोई दोनों शेयर्स में फर्क होता है अभी के लिए, और इसलिए ना मैं फर्क बताता भी नहीं हूँ चैप्टर के एंड तक, कुछ फर्क होता ही नहीं है, ज्यादा सेम ही है। एंड में बताऊंगा क्या फर्क होता है, क्योंकि एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंट्रीज में बिल्कुल सेम है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनाइएगा मेरे साथ साथ जर्नल एंट्रीज का। नाउ अगर आपकी जर्नल एंट्रीज कमजोर हैं, अगर आपको 11th में जीएसटी की एंट्री नहीं आती है, अगर आपको 11th की कुछ ट्रिकी जो एंट्रीज थी चैरिटी वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी की नहीं आती हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उन एंट्रीज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इवन सिंपल वाली एंट्रीज नहीं आती हैं तो भी कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, आप आराम से सीख पाएंगे जर्नल एंट्रीज। बट थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। बाकी तीन चीजें लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीज से मैं सारी की सारी एंट्रीज करवाऊंगा। मैं करवाता हूं 11th में, करवाऊंगा 12th में, और सीए, सीएस, सीएम में हर जगह पर यही लॉजिक यूज होता है सारी एंट्रीज के लिए। क्या लॉजिक है? एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ने पर होते हैं डेबिट, कम होने पर वाइस वर्सा क्रेडिट। बाकी तीन चीजें लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, बढ़ने पर क्रेडिट, बाकी कम होने पर डेबिट। अगर आपको ये नहीं पता था तो तुम टॉप लेवल के नलायक हो। ये मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, ये अब आपको पता होना चाहिए। नाउ जर्नल एंट्रीज के नीचे लिखना इन बुक्स ऑफ डैश, कि हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी का नाम आएगा ना यहाँ पे, इन बुक्स ऑफ लेटर्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम होता है। इन बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। तो अगर जो भी मैंने आपको बताया ना डेबिट और क्रेडिट वाले के बारे में, अगर आपको वो नहीं पता है तो टेंशन मत लेना और उसको पता कर लेना, लिख लो कॉपी पे। एसेट और एक्सपेंसेस के आगे लिख लो डेबिट। मैं इस चैप्टर में बार बार पूछूंगा तो आप बताना, ठीक है? ऐसे लिख लो एसेट और एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डेबिट, और लिख लो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इज इक्वल टू क्रेडिट। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर आता है जेएफ, जर्नल फोलियो, जिसका कुछ यूज होता नहीं है, सॉरी लेजर फोलियो, हम जर्नल बना रहे हैं तो यहाँ पर आएगा लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट और फिर आएगा क्रेडिट। अगर आप चाहो तो आप जर्नल फोलियो को, लेजर फोलियो को और इवन जर्नल फोलियो को भी लेजर्स में इग्नोर कर सकते हो, जब यूज नहीं है तो बना के फायदा क्या। नाउ
देखो हमें इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री करनी है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे हमें क्या होगा, हमें एंट्रीज करनी है, ध्यान से लॉजिक समझते जाइएगा, बहुत आसान है ये, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले लोग हमें एप्लीकेशन पर पैसा देंगे, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, तो बताओ अगर पैसा मिलेगा तो क्या डेबिट होगा, सीधी सी बात आपको पता होगा ऑलरेडी, अगर पैसा मिलेगा तो क्या डेबिट होगा, द आंसर इज बैंक अकाउंट। अगर पैसा मिलता है तो क्या डेबिट होता है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, टू क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पर पैसा मिला ना। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन जो मिला है इंस्टॉलमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगली एंट्री हम क्या करेंगे, अगली एंट्री हम लोग करेंगे, जो ऊपर क्रेडिट हुआ था वही डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको इनके लॉजिक्स पता होने चाहिए, मैं बताता हूं क्या है लॉजिक्स। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, लॉजिक क्या है इसका, देखो सुनो और समझो बहुत अच्छे से। बैंक अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ है क्योंकि बैंक एक हमारा एसेट होता है, और एसेट के सामने भी मैंने आपको क्या लिखवाया था, डेबिट। तो बैंक अगर बढ़ेगा, एसेट हमारे पास आ रहा है तो डेबिट होगा। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो एक सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी अकाउंट है, पहले डेबिट हुआ, फिर पैसा, जब पैसा मिला तो डेबिट हुआ, फिर कैपिटल में ट्रांसफर, पहले पैसा मिला तो क्रेडिट हुआ, फिर जब उसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो वो क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये यहां से यहां पर कैंसिल हो रहा है, और शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा है वो इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमारी कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। अमाउंट कैसे आते हैं, लेटेस्ट से हमने 10,000 शेयर इशू करें, हमने एग्जांपल भी लिया था उसमें, पहले हमने 10,000 ही लिया था, तो हमने 10,000 शेयर इशू करें, तो 10,000 शेयर कैसा आएगा, अमाउंट आएगा 10,000 शेयर पर, लेटेस्ट से हमारे 2 रुपए हैं एक शेयर पर, तो आ जाएगा 10,000 शेयर पे 2 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा 20,000। तो बेसिकली अमाउंट कैसे आता है, जो भी इस चैप्टर में अमाउंट्स हैं, जो भी पूरे चैप्टर में अमाउंट्स हैं वो कैसे आएंगे, वो हमेशा इस तरीके से आते हैं। कैसे, अमाउंट्स कैसे आते हैं, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अमाउंट्स कैसे आते हैं, अमाउंट्स आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ऐसे आते हैं। कितने शेयर पर कितने शेयर्स हैं और एक शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं, ऐसे आते हैं अमाउंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स। ऐसी हम लोग हर इंस्टॉलमेंट की एंट्री रहेंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री क्या होगी, पहली इंस्टॉलमेंट की दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब सवाल ये उठता है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट, उसकी एंट्री क्या होगी। अब आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा, उसकी एंट्री होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यही आंसर है आपके दिमाग में। एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट लिख दो, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, बट थोड़ा सा चेंज ये करना है आपको, एंट्रीज का सीक्वेंस चेंज करना है। तो जो आपके दिमाग में सेकेंड एंट्री आई है उसको पहले लिखना। मैं अगली इंस्टॉलमेंट की एंट्री येलो पेन से लिख देता हूं। तो एंट्री पहली होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम यहां लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू, फिर लिखेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन करता हूं। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड।
बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। समझना इसको, देखो हो क्या रहा है, हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री करी है। सबसे पहले समझने की चीज ये है कि हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है चैप्टर में, हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती हैं। जैसे जो मैंने पहले ब्लू से लिखी वो थी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री, फिर अगली 2 इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री है शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसा हमें मिल जाता है, जब कोई पर्सन अप्लाई करेगा तो पहले हमें पैसा मिल जाएगा और फिर हम उसको बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, है ना। एप्लीकेशन के टाइम पे लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। बाकी सारे इंस्टॉलमेंट्स में चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, चाहे वो थर्ड कॉल हो, फाइनल कॉल तक हम पहले पैसा मांगते हैं और फिर हमें लोग पैसे देते हैं। हम जैसे अलॉटमेंट के टाइम पे लोगों को शेयर्स अलॉट करेंगे, हम कहेंगे ये रहे आपके शेयर्स, अब आप हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देना। या फिर फर्स्ट कॉल में हम कॉल करेंगे, कहेंगे हमें शेयर्स का पैसा दे दो फर्स्ट कॉल का, थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपकी है। सिमिलरली बाकी कॉल्स में तो पहले हम पैसा मांगते हैं, इसीलिए पहले पैसा मांगने की हम ड्यू वाली एंट्री कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या करा, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसका भी लॉजिक सेम है, अलॉटमेंट एक सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी अकाउंट है और हमने कैपिटल बढ़ा दी अपनी, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है। फिर जो अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ था वही अलॉटमेंट बाद में जब पैसा मिल जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा और हमें बैंक से पैसा मिल गया है तो हमारा एसेट बढ़ चुका है। तो यहां पर सेम ही चीज हो रही है जो फर्स्ट वाली में थी, बट यहां पर क्या हो रहा है, पहले हम पैसा मांग रहे हैं तो पहले हमने पैसा ड्यू कर दिया। तभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एंट्री में, ड्यू। पहले हमने पैसा ड्यू कर दिया फिर बाद में हमें पैसा मिला है अलॉटमेंट में। नाउ अब सवाल ये उठता है, दिमाग में क्वेश्चन आपके भी आ रहा होगा, क्यों ना हम इसकी डायरेक्ट मर्ज करके एंट्री लिख सकते हैं। अगर हम जो चीज डेबिट हो रही है उसको क्रेडिट कर ही रहे हैं, मतलब कैंसिल कर ही रहे हैं एप्लीकेशन से एप्लीकेशन को और सिमिलरली अलॉटमेंट से अलॉटमेंट को, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते थे, बैंक टू शेयर कैपिटल कर देते सीधा। तो एक्चुअली इसका आंसर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि इनकी डेट्स डिफरेंट होती है ना। जैसे हमें जब पैसा मिलता है तो उसकी डेट डिफरेंट होती है, हमें पैसा मिल रहा है एक डेट को, फिर हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं इकट्ठा करके किसी और डेट को। तो आप सेम एंट्री आपको अलग अलग डेट पे अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी ना, जब डेट अलग है तो आप मिक्स कैसे करोगे। इसलिए यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह पे डेट आ जाता है वहां पे, तो आप ऐसे मिक्स करके एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो मैंने अमाउंट्स लिखे थे मैं इनको यहाँ पर इरेज करता हूँ, अगर आप चाहो तो आप लिखे रहने देना। ठीक है, ओके नाउ और सिमिलरली यहाँ पर अलॉटमेंट से अलॉटमेंट को कैंसिल करा जा सकता है, बट आप एंट्री को मिक्स नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर वही वाली बात है कि डेट अलग होती है। आप पैसा जब ड्यू करते हो तो वो एक डेट पे ड्यू करते हो, फिर आपको धीरे धीरे पैसे मिलते हैं। तो क्योंकि इनकी डेट्स डिफरेंट है इसलिए आप एंट्रीज को ऐसा नहीं है कि इनको एक एंट्री कर दोगे। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होंगी। सिमिलरली लेट अस से क्वेश्चन में 3 ही इंस्टॉलमेंट है, तो हम आखिरी इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एंड भी लगा देंगे ना, एंड फाइनल लगा देंगे। तो इसको हम कर लेते हैं लेट अस से किसी और पेन से, इसको हम कर देते हैं लेट अस से व्हाइट पेन से। तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्री है, एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर 5। हम पहले पैसा ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हर एंट्री में ये होगा, पहले इंस्टॉलमेंट ड्यू करो एप्लीकेशन को छोड़ के, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और फिर क्या होगा, एंड नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू। पहले हम पैसा बुला रहे हैं, पहले पैसा बुलाएंगे तो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इस उम्मीद से कि हमें पैसा मिलने वाला है, और फिर पैसा हमें मिल जाएगा तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंड इसके लॉजिक में हम लोग लिख लेते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी अकाउंट है, जो ऊपर डेबिट हुआ था
वही नीचे क्रेडिट हो कैंसिल हो गया, और कैपिटल बढ़ रही है इसलिए वो क्रेडिट हुई है, और एसेट बढ़ रहा है इसलिए बैंक डेबिट हुआ है, और अमाउंट्स वही आ जाएंगे जितने शेयर पे जितने की इंस्टॉलमेंट है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो ये था हमारा इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एंट्री होती है। आपको समझ आएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू भी करवाऊंगा इसको। अच्छा, मैं ना अगर कभी कभी यहाँ पे एंड में अकाउंट लिखना भूल जाऊं तो परेशान मत होना, हर एक एंट्री के एंड में अकाउंट आता ही आता है। अगर कभी तुम बुक में ना मिले तो भी परेशान मत होना, हर एक मतलब जर्नल एंट्री के एंड में अकाउंट आता ही आता है। तो ये बात पक्की है हमेशा। वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट कभी स्किप हो जाए ना, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा हो सकता है ना। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, कंट्रोल सी। ठीक है, चलिए ना अब हम करते हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होंगे, मैंने सब चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं कि क्या क्या चीजें हैं। मैंने नीचे जर्नल फोलियो का कॉलम में लेजर फोलियो कॉलम बनाना भूल गया, चलता है या चलता क्या, बना ही देते हैं। ये लो, बन गया ना एक सेकंड में। चलो जी, तो ओके, अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को आप ओपन कर लीजिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपको इस क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए। Now, a joint stock company, आपको मतलब पता ही है, joint stock company is a company, simple words में company. A joint stock company was registered with a nominal capital of rupees 10 lakh. उनकी कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की कैपिटल है, divided into 10,000 shares of rupees 100 each. वो कह रहा है कि एक शेयर 100 रुपए का है और कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। तो करके देख लो, 10,000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 लाख ही आता है। जो ये 100 रुपए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेस वैल्यू। और जो ये 10,000 रुपए, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन कितने पेबल है? एप्लीकेशन पे 10 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 20 रुपए हैं, और बचे हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। मतलब इसमें भी फर्स्ट और फाइनल कॉल आखिरी कॉल है। और ठीक है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितने रुपए आ जाएंगे? सोचो, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितने रुपए आ जाएंगे? क्योंकि 10 रुपए एप्लीकेशन पर है, 20 रुपए अलॉटमेंट पर है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना आ जाएंगे? ₹70। यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? ₹70 का। वो कह रहा है ऑल द शेयर्स वर टेकन अप एंड फुली पेड फॉर बाय द पब्लिक। मतलब इन्होंने सारे शेयर्स इश्यू कर दिए हैं और लोगों ने पैसे भी दे दिया। जो हमें गिवन था ना, का ऑब्जर्व करना, हमें नॉमिनल कैपिटल गिवन थी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल गिवन थी। मतलब ये 10,000 शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, और हैरानी की बात ये इन्होंने 10 के 10 इशू भी कर दिए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि सारे एक बार में इशू कर दो, बट कर दिए तो कर दिए। वो कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज। तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैं फॉर्मेट बनाता हूं, हम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूं, और ये रहा फॉर्मेट। मैजिक, मतलब कितना जल्दी हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है फॉर्मेट में, उनको ठीक कर देते हैं। और ये लो जी, हमारा फॉर्मेट बिल्कुल चकाचक रेडी हो चुका है। आप लोग बनाइए। थोड़ा सा फर्क तो पड़ते हैं ना नोटबुक में लिखने का और कंप्यूटर पे लिखने का, थोड़ा सा तो फायदे मिलते ही हैं, तो इन फायदे को यूज करा जाए। ये लो जी, अब परफेक्ट फॉर्मेट बन चुका है, बस वैल्यूज लिखनी बाकी है। आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन वो करते कैसे हैं। तो जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 में कि नाम क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हमें पता नहीं है भाई कंपनी का नाम क्या है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ब्लैंक।
और कितने शेयर्स है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं ना, इसको इस तरीके से यहां पर ले आते हैं जिससे आप दोनों चीजें एक साथ देख पाओ। एंड चलो जी, तो क्वेश्चन ये कह रहा था हमने कितने शेयर इशू करे हैं, हमने शेयर इशू करे हैं 10,000 शेयर इशू करे हैं हमने, है ना। और एप्लीकेशन कितने रुपए हैं, 10 रुपए। तो क्या करोगे आप, अमाउंट कैसे लिखोगे, अमाउंट हम लिख लेते हैं सब में, लेटर से रेड पेन से लिख लेते हैं, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, या ऑरेंज पेन से। तो हम लिखेंगे 10,000 शेयर्स पर कितने रुपए, 10 रुपए आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 लाख रुपए, ऐसे लिखते हैं। कितने शेयर्स पर कितने रुपए, 1 लाख रुपए। फिर यहाँ पे भी सेम ही चीज हो जाएगी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मतलब पहली 2 एंट्रीज में अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए। फिर अगली 2 एंट्रीज में कितना अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पर है 20 रुपए। तो क्या करोगे, 10,000 शेयर्स पर 20 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखना कि कितने शेयर्स पर कितने रुपए। अगर आप इस चीज को समझ पाओगे तो आपके लिए चीज आसान रहने वाली है, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। 2 लाख रुपए। फिर लास्ट 2 एंट्रीज में कितने शेयर्स पे कितने रुपए हैं, 10,000 शेयर्स पे बचे हुए पैसे मतलब 70 रुपए। तो यहां कितना आ रहा है, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 7 लाख, 7 लाख। तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे हम लोगों ने अमाउंट्स यहाँ पे बनाए हैं, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं इसको करना, काफी इजी है ये। ठीक है, चलिए ना अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट कराता हूं, बट उसके लिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन शो करता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। अ कंपनी इशूड ₹2,50,000 shares. Company issued ₹2,50,000 equity shares of ₹10 each to the public. All the amounts have been received in lump sum. Lump sum का मतलब होता है इकट्ठा, in one installment. Lump sum का मतलब क्या होता है, 1 installment. जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूं मैं गाड़ी खरीदने गया, मैंने लंप सम पेमेंट कर दी, इकट्ठी पेमेंट कर दी एक साथ, कुछ ऐसे, तो लंप सम इकट्ठा। तो कंपनी ने ₹2.5 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए हो गई फेस वैल्यू, और कंपनी पैसा ले रही है लंप सम में, ये हो गई फेस वैल्यू। हमें एंट्री पास करनी है। तो इस क्वेश्चन में 2 ऐसी चीजें जो कि आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैं उनको हाईलाइट भी करता हूं। ये देखिए, पहली तो ये चीज है, इतनी छोटी चीज है कि ये इग्नोर हो जाती है कई बार। और दूसरी चीज है ये, मुझे दोनों चीजें आपको समझानी है, मैं समझाता हूं और फिर इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा कि कैसे करना है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से एक टॉपिक डालते हैं जहां पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हमारा टॉपिक नंबर है, टॉपिक नंबर 13। हमारा टॉपिक नंबर क्या है, 13। लिखिए, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है 10 लाख शेयर्स वर्सेस एक होता है ₹10 लाख शेयर्स। दोनों काफी सिमिलर लग रहे हैं देखने में, 10 लाख शेयर, 10 लाख रुपीस शेयर्स, बट दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब तो आपको आइडिया लग चुका होगा, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर शेयर्स के नंबर के आगे रुपीस आ जाए तो बहुत फर्क है। ये बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं आपने एक बहुत बड़ा, लेटर से भंडारा करवाने की सोची, या फिर आपने किसी भंडारे में कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि अच्छी चीज है। तो लेटर से आपने वहां पे ना, मैं कहता हूं
एक इंसान है जिसने 1000 किलो आलू वहां पे दान दिए। 1000 किलो, गुड। 1 किलो आलू लेटर से 10 रुपए के हैं, 10 रुपए पर केजी है सिंप्लिसिटी के लिए। तो 1000 किलो आलू दान दिया, मतलब 1000 किलो आलू दान दिया, मतलब 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए का दान दिया उसने वहां पर। फिर मैं दूसरे केस में कहता हूं, एक दूसरा बंदा उसी का, उसने 1000 रुपए के आलू दान दिए। देख लो पूरा मतलब पलट गया। पहले दोस्त ने 1000 किलो आलू दान दिए, दूसरे दोस्त ने 1000 रुपए के आलू दान दिए। तो मतलब उसने 100 किलो आलू दान दिए, क्योंकि 1 किलो आलू 10 रुपए के, मतलब 1000 रुपए के आलू है वो। 1000 किलो आलू नहीं है, 1000 रुपए के आलू है। तो 1000 रुपए के आलू है, मतलब आप कैसे निकालोगे कितने केजी आलू है? 1000 रुपए डिवाइड बाई एक आलू, 1 किलो आलू का जो रेट है वो है 10 रुपीज, तो डिवाइड बाई 10, तो बेसिकली 100 केजीज उसने आलू दान दिए। तो बहुत फर्क आ जाता है रुपीज साइन से। और ये फर्क इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस छोटे से फर्क को समझने में गलती कर दी तो पूरा चैप्टर बेकार। क्वेश्चन में सारे अमाउंट्स आपके गलत हो जाएंगे, शून्य में नंबर मिलेंगे आपको, 0, नील बटे सन्नाटा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस छोटी सी चीज को बहुत ध्यान समझना, लाइटली बिल्कुल मत लेना। नाउ पहला है 10 लाख शेयर्स मींस 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स का मतलब क्या है? मींस नंबर ऑफ शेयर्स, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख, है ना? इफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, अगर आप एक शेयर की फेस वैल्यू को 10 मान लोगे, देन वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? कितने रुपए के शेयर्स हो जाएंगे? 10 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए के शेयर हो गए। तो 10 लाख शेयर का मतलब क्या है कि 10 लाख शेयर और 1 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं। अब ₹10 लाख शेयर का मतलब क्या है? ₹10 लाख शेयर्स means value of shares is equal to ₹10 लाख। इससे हमें वैल्यू पता चलती है। यहां पे नंबर पर चल रहा है कितने शेयर्स हैं, यहां पे वैल्यू पे चल रही है कितने वैल्यू के शेयर्स हैं। अगर आप इफ फेस वैल्यू इज ₹10, अगर एक शेयर की फेस वैल्यू को 10 रुपए मानोगे, जो कि मानना ही चाहिए क्योंकि गिवन नहीं है तो 10 रुपए मानते हैं, हमने समझा था इसको इसी थोड़ी देर पहले। देन नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स ₹10 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख शेयर्स। तो आपको समझ आ गया होगा कितना बड़ा फर्क है इन दो सेम दिखने वाली चीजों में। यहां पर पहले केस में 10 लाख शेयर है और शेयर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। सेकंड वाले केस में 1 लाख शेयर है और शेयर की वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक टॉपिक और समझते हैं, टॉपिक नंबर 14, और फिर हम लोग जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उसको करेंगे। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन एंटायर फेस वैल्यू, अगर सारी की सारी फेस वैल्यू इज पेबल, अगर वो पेबल है ऑन एप्लीकेशन, मतलब सारे का सारा जो फेस वैल्यू है ना वो एप्लीकेशन पे पेबल है। ऐसा पता कब होता है? हमारी चौड़
मार्केट में, हमारी रेपुटेशन है, या कोई और रीजन हो सकता है वैसे तो, बट जनरली ऐसा होगा, हमारी रेपुटेशन है, हमें अपने अमाउंट को इंस्टॉलमेंट से तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी कितने ऐसी इंस्टॉलमेंट्स की हम सारा पैसा एक बार में लेंगे, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो, हमें इंस्टॉलमेंट का पंगा नहीं चाहिए। शेयर चाहिए तो 10 को 10 रुपए एक साथ दो, पैसे नहीं है तो जो करना है वो करो, बट हमें तो भाई सारा का सारा पैसे एक साथ चाहिए, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या होगा, चीजें सेम ही है जैसे पहले थी, बस सीधी सी बात है ना, एप्लीकेशन की एंट्री होगी। तुम इतने लायक छोड़ो कि तुम्हें समझ नहीं आया होगा ये बात की एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की एंट्री होगी। जर्नल एंट्रीज लिखोगे, इन बुक्स ऑफ डैश लिखोगे, पहली दो एंट्री करोगे बस एप्लीकेशन की, अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो एक ही इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर दो, कौन सी मुश्किल बात थी। तो पहली एंट्री क्या होगी, फॉर्मेटर बना लेते हैं। अब देखो हम हैं स्मार्ट, तो हम स्मार्टली काम करेंगे, और स्मार्टली काम करेंगे तो मैं पूरा पूरा फॉर्मेट बार बार नहीं बनाया करूंगा, तुम्हें बनाना तो तुम बना लेना, ना बनाना तो भी चलेगा, क्योंकि पेपर में इसका एक क्वेश्चन आना है, उस समय तुम पूरा फॉर्मेट बना लोगे, ठीक है। तो हाँ, तो मैं तो ऐसे 2 लाइंस बना दिया करूंगा, बार बार मैं पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना मैं वो वाला कॉलम बनाया करूंगा जब मैं क्वेश्चंस करूंगा। तो मैंने एक बार बना दिया, वही बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे मैंने अच्छे से बना दिया था, ठीक है, जब मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया था। तो अब हाँ, तो हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, सीधी सी बात है, अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो पहली तो एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन भी लिख देंगे। जब आप गाइस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप हैबिट डालिए कि आप नरेशन लिखो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो जैसा आप प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपका एग्जाम में रिजल्ट दिखता है। ये बात 16 आने सच है, जैसी प्रेजेंटेशन आपकी नोटबुक में होती है वैसे ही प्रेजेंटेशन आपके एग्जाम पेपर्स में होती है। अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन नोटबुक में बहुत खराब है तो पेपर में भी पक्का वैसी ही होनी है। नोटबुक में सुंदर काम करो, पेपर में ऑटोमेटिक सुंदर काम आएगा। पेपर में इतना सोचने का आपको टाइम कभी भी नहीं मिलेगा कि मैं अच्छा प्रेजेंट करूं, वो सिर्फ पहले पन्ने पर ही होता है, जो कि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। पहले पन्ने से जाकर लिखते हो और फिर एंड में जो हालत दूसरे पन्ने से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। तो आपको नोटबुक में जब आप चीजों को करोगे बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करोगे, और नरेशंस आप हमेशा लिखोगे, जिससे कि आपका हैबिट बन जाए नरेशन लिखने की। नरेशन को ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 वर्ड्स लिखा करो, बीइंग, अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि नरेशन लिखने के पूरी डिटेल में लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। डिटेल मत लिखा करो, ये मेरा सजेशन है आपको। कई आपको स्कूल में हो सकता है कई टीचर ऐसे कहें कि नरेशन डिटेल में लिखनी चाहिए, आपकी मर्जी आगे। मैं बहुत शॉर्ट में लिखना पसंद करता हूँ, टाइम खोटी करने का फायदा नहीं है। अगला हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बीइंग, अमाउंट ट्रांसफर्ड, तो ये चीज उसमें कुछ भी नया था नहीं, बट अभी पूरा हुआ नहीं है, तो मतलब नया है, तभी मैंने लिखवाया टॉपिक। यहां पर क्या हो रहा है ना, जैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, आप अलॉट तभी कर दोगे ना, अलॉटमेंट पे कोई और पैसा मांगोगे पब्लिक से नहीं। तो जैसे लोग अप्लाई करेंगे आप अलॉट कर दोगे इमीडिएटली, क्योंकि अलॉट सेकंड इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, लोग आपको सीधा पूरा पैसा देके जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का नाम कहते हैं हम लोग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये है बात, बस नहीं एंड अलॉटमेंट और जुड़ जाता है बस, बाकी कोई पंगा नहीं है। और ये लॉजिकल नहीं है, अगर आप ध्यान समझोगे ना तो ये लॉजिकल है, बिल्कुल बखूबी लॉजिकल है, क्योंकि जैसे ही एक इंस्टॉलमेंट है आपकी, तो साथ में ही जैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं आप तुरंत शेयर्स को अलॉट कर रहे हो। मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट हो गई नहीं, पहली एंट्री में ही आपको अलॉट भी करना पड़ेगा। लोग शेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, आप तुरंत उनको शेयर दोगे। अगर पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, तो सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही डेबिट होगा।
खत्म काम। ठीक है, चलो जी अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन करा जाए, उससे आपको और बढ़िया तरीके से चीज पक्की हो जाएगी। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना लिया है, तो आप भी फॉर्मेट बना लीजिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कंपनी ने 2.5 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2.5 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं। तो आप यहां पे क्या करोगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? कंपनी ने 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10, कंपनी ने 25,000 शेयर्स इशू करे हैं। एक शेयर 10 रुपए का है और सारा का सारा पैसा लमसम में मिल रहा है। तो अगर कंपनी ने 25,000 शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, अब एंट्री करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, निंजा टेक्निक से यहां पे लिखना 25,000 शेयर्स पर 10 रुपए एक साथ, 2.5 लाख रुपए। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे कितना आ जाएगा, 2.5 लाख रुपए। एंड सेम अमाउंट नहीं चले जाएगा। मैंने आपको इस लेक्चर में क्या समझाया, ये काफी अच्छा लेक्चर था, थोड़ा सा लेंथी भी था, बट आपको मुझे उम्मीद है काफी सारी चीज सीखने को मिली होंगी इसमें। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको काफी सारी चीज समझी आज हमने इसमें, काफी सारे टॉपिक्स करे, 7-8 टॉपिक हमने कर लिए। हमने स्टार्ट करा था शेयर और शेयर होल्डर से। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, ये तो हमने बेसिकली जो पहले करा था उसी को रिवाइज करा है हमने। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, शेयर एक यूनिट होती है ओनरशिप में। हमने समझा फिर शेयर्स में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया। रिलायंस कंपनी का शेयर एक 10 रुपए का है, मार्केट वैल्यू 2500 रुपए के आसपास की है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से लेना देना होता है। और फिर मैंने आपको बताया शेयर्स में इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, आखिरी कॉल को फाइनल कॉल कहेंगे। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, और शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया है, समझ लेना इसको। मैंने आपको रिजर्व कैपिटल का मतलब बताया, और मैंने आपको बताया जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होती हैं, 2। और पहली एंट्री में क्या होता है, पहली एप्लीकेशन में क्या होता है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। बाकी सब में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का नाम टू कैपिटल, फिर बैंक टू इंस्टॉलमेंट का नाम। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया। फिर मैंने आपको 13 टॉपिक कराया, जिसमें मैंने सिंपल सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आपको, रुपीज के साइन से कैसे पूरी बात पलट जाती है। और फिर मैंने आपको बताया अगर सारा का सारा इंस्टॉलमेंट एक ही, सारा का सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल रहा हो तो क्या एंट्री में परिवर्तन आता है। मैंने आपको ये समझाया। इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का पार्ट हम करेंगे आगे के लेक्चर में। बट जाने से पहले होमवर्क इंपॉर्टेंट है। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 4 भी, सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जो मैंने कराया, उसके अलावा 6 में क्या है, कुछ चीज समझ लो। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की अलग अलग एंट्री करना, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जैसे जहां पे लिख रहे हो ना शेयर कैपिटल, वहां लिख देना इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगली एंट्री में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी है। जहां पे शेयर है वहां पे इक्विटी आ जाएगा। पहले सारी इक्विटी की एंट्री करना, फिर सारी की सारी प्रेफरेंस की एंट्री करना। तो बेसिकली बिल्कुल अलग करना है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, बस शेयर की जगह पे इक्विटी शेयर आ जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 और एक बार समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 16 लाख रुपए की, जिसमें 1,60,000 शेयर हैं 10 रुपए के, जिसमें से 80,000 शेयर हमने इशू करे हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल की ऐसी की तैसी, क्यों? क्योंकि हम इतने शेयर इशू कर सकते हैं। अब जो शेयर इशू कर सकते हैं उससे हमें क्या मतलब, इंपॉर्टेंट ये हमने इशू कितने करे हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया था उसमें जितने ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी सारे के सारे इशू कर दिए थे, इसलिए जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी वही इशूड शेयर कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इशू करे हैं 80,000 शेयर्स,
तो सारी एंट्री में जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो करोगे 80,000 से, 80,000 इंटू जो भी अमाउंट है, और यहाँ पे सारा का सारा पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन पर। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, मैं इसको अगले लेक्चर में लिखवा भी दूंगा। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और ये क्वेश्चन को कीजिएगा, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।